हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कि हम साथ में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। तो जैसा आप जानते हो कि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सारे रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आप रिलाई कर सकते हो। एंड आज के सेशन में हमने लास्ट सेशन में जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम करने को दे रखा है। तो बेसिकली इसमें हमें मैच कराना है कि कौन से केस से कौन सा प्रिंसिपल या प्रोविज़न जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर हम ये इस केस की बात करें, इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस एसटीओ, ये जो केस है ये 1962 का केस है। और इस केस में क्या इस्टेब्लिश हुआ था? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, है ना। कोर्ट ने इस केस में क्या इस्टेब्लिश किया था? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। किस केस में? इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस एसटीओ, ये 1962 का केस है। नाउ आपका जो अगला केस है वो गार्डिनर वर्सेस ग्रे, ये 1815 का केस है। ये जो केस है ये किससे जुड़ा हुआ है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 15 में डिफाइंड है। नाउ पीटर डार्लिंगटन पार्टनर्स लिमिटेड वर्सेस जीसो को लिमिटेड, ये 1964 का केस है। ये किस प्रोविज़न से जुड़ा हुआ है? कंडीशंस अप्लाइड बाय ट्रेड यूजेजेस। ठीक है। नाउ जो लास्ट केस है इस मैच द कॉलम का वो क्या है? फार्कू हसन ब्रोज वर्सेस किंग एंड कॉरपोरेशन, ये 1902 का केस है। ये किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है? नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। ठीक है। नाउ आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रोविज़न दे रखा है एंड इसके क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शन दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन सा प्रोविज़न कौन से सेक्शन में दे रखा है। ठीक है। तो जब आप सेक्शन 54 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखोगे तो उसमें राइट ऑफ अनपेड सेलर की बात की गई है अगेंस्ट द गुड, है ना, बात की गई है। ठीक है। बट अगर आप एग्जैक्ट सेक्शन देखोगे तो उसमें क्या लिख रखा है बेयर एक्ट में? सेल नॉट जनरली रिसाइडेड बाय लीन आर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सेक्शन 54 कहता है। ठीक है। नाउ सेक्शन 40 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो क्या बताता है? रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। नाउ सेक्शन 37 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो क्या बताता है? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। ठीक है। सेक्शन 15 अभी हमने ऊपर देखा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सेल सेक्शन 37 में क्या है? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। और सेक्शन 54 में सेल नॉट जनरली रिसाइडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से केस में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा मारुति उद्योग लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गबगेत्रा, ये 2006 का केस है। ये किससे जुड़ा हुआ है? इसमें जो केस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस यही है। ठीक है। बाकी ये सारे जो केसेस मैंने लिख रखे हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसको भी देख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, जो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कॉरपोरेशन वर्सेस हरिसन का जो केस है वो 1854 का केस है। ये जो केस है किस पे फोकस करता है? टासियस लाइबिलिटी, है ना, नेग्लिजेंस पे। ठीक है। जॉयसे वर्सेस स्वान का जो केस है वो 1864 का केस है। ये पासिंग ऑफ ओनरशिप पे है। ठीक है, मतलब सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बहन वर्सेस बर्नर्स का जो केस है वो डील विद फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बहन वर्सेस बर्नर्स, ये 1863 का केस है। नाउ अगेन देखो, केस लॉ बहुत आता है तो भाई बहुत पूछेगा। ठीक है। इसमें अगेन हमें बताना है कि कौन सा प्रोविज़न किस केस से है। तो अगर हम बात करें गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स, ये जो केस है किससे डील करता है? ये प्रोविज़न आरडी गोयल वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि 2002 का केस है ना। ये गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नाउ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये जो केस है ये जो प्रोविज़न है किस केस से जुड़ा हुआ है? अल्ट्रीरिच वर्सेस जॉनसन 1857 का केस है। नाउ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अभी हमने ऊपर देखा था इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस एसटीओ का केस, है ना। यहाँ पे आया था, देखो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इंस्टॉलमेंट सप्लाई एसटीडी वर्सेस एलटीओ, ये किससे जुड़ा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यही वाला है। ठीक है। नाउ
डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो भोपाल शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसटीओ का केस है 1977 का, ठीक है। नाउ लीगल प्रिंसिपल क्या है इसमें, लीगल बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन परमानेंटली व्हेन बाय नॉट सीन द गुड्स बट सोलली ऑन वर्ड्स यूज्ड बाय, ठीक है। तो ये किसी केस का लीगल प्रिंसिपल मैंने लिख रखा है क्या, अच्छा देखो इस केस में है, ठीक है। इस केस में क्या इस्टेब्लिश हुआ था। नाउ मैंने सारे आंसर रिसर्च करके लिखे हैं, तो आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे देखो हमें फिर से वही केस लॉ बहुत है इसमें, ठीक है। तो बायर परचेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये जो केस है किसका है, वाले वर्सेस विप का केस है 1900 का, ये 1900 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था कि ए सेल बाय डिस्क्रिप्शन ऑकर्स प्रोमिनेंटली व्हेन अ बायर हैज़ नॉट सीन द गुड्स बट सोलली ऑन वर्ड्स यूज्ड बाय रिलाइज सेलर टू डिस्क्राइब देम, ठीक है। मतलब कि जो बायर है वो सेल को देखता है, मतलब अपने गुड्स को नहीं देखता, वो किस पे रिलाई कर जाता है, सेलर पे, ठीक है। तो इससे जुड़ा वो केस है। तो ये बायर परचेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन वाले वर्सेस विप का केस है। पैकेजिंग एट डिस्क्रिप्शन, ये जो केस है वो मूरे एंड लंडौरे एंड कोऑपरेशन वर्सेस लंडौरे एंड कोऑपरेशन, ये 1921 का केस है। तो देखो इसमें जो लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है वो क्या, कि जो लीगल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है वो लिमिटेड नहीं होता है ना फिजिकल आइटम में, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कर जाता है इसके प्रिसाइज माइनर क्वांटिटी स्टाइल ऑफ पैकेजिंग और स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, जो तय किया होता है उसी पर, ठीक है। पैकेजिंग एंड डिस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है, मूरे एंड कोऑपरेशन वर्सेस लंडौरे एंड कोऑपरेशन, जो कि 1921 का केस है। नाउ रिलायंस ऑन डिस्क्रिप्शन टू बी इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, ये जो केस है किसका केस है, एक्रॉस वर्सेस जोनासन एंड सन का केस है, ये 1933 का है। नाउ कोरस्पॉन्डेंस विथ डिस्क्रिप्शन, ये जो केस है वो लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज का केस है, ठीक है। ये 1950 का केस है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे असर्शन दे रखा है, ठीक है, अभिकथन एंड उसका रीजन। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है द एसेंस ऑफ सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स इन प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर, नहीं। तो मैंने यहाँ पे कट करके इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रखा है जो एसेंस ऑफ सेल होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स होता है, गुड्स इन प्रॉपर्टी नहीं होता, रिमेंबर इट, ठीक है। बिकॉज सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टिपुलेट्स, सो दोनों इसमें रॉन्ग है। ये जो द एसेंस ऑफ सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है, ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 4 क्लॉज 3 में, ठीक है। तो इसमें दोनों ही गलत है, ना कि 4 क्लॉज 1 में। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट, देखो आप जब सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखोगे तो उसमें मर्केंटाइल एजेंट का जो डिफिनेशन है वो क्या लिख रखा है, हैविंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच सेलर अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स आर टू कंसाइन गुड्स फॉर पर्पज ऑफ सेल आर टू बाई गुड्स आर टू डिस्ट्रीब्यूट मनी फॉर सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। एक बार हम सेक्शन 2 क्लॉज 9 देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में क्या डिफाइन है, मर्केंटाइल एजेंट। अभी जैसा हमने पढ़ा मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या होता है, मर्केंटाइल हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स आर कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल आर टू बाई गुड्स आर टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। वही बात है, मनी फॉर सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो असर्टमेंट ऑफ गुड्स फॉर सेल इज डन बाय बायर, नहीं, ये कैसे होता है, डन बाय
म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होता है, ठीक है, ये बायलैटरल होता है, तो ये इसलिए गलत है। नाउ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर सेल इज डन बाय सेलर, ये सही बात है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स that former involves the element of common intention between buyer and seller, whereas later can be unilateral act buyer। नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है दोनों का, ठीक है, तो इसमें सही वाला यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन रीजन एंड असर्शन पे, रीजन क्या दे रखा है, गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, नहीं, यही तो बात है, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम है जब आप देखोगे गुड्स का मतलब, ठीक है, तो ये बात गलत है, एसर्शन ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। नाउ रीजन क्या है, एबोव प्रिंसिपल इज लेड डाउन इन सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। गुड्स का मतलब देखो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, एक बार देखना पड़ेगा। गुड्स जो है, गुड्स डिफाइंड है, गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, ठीक है। गुड कहाँ डिफाइंड है भाई, गुड मीन यहाँ देखा, गुड्स मीन क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, है ना, अदर देन है, वहाँ पे इंक्लूडिंग था क्वेश्चन में, आप जब पीछे के रिवाइंड करके देखोगे तो, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइंड है सेल ऑफ गुड्स एबो प्रिंसिपल इज लेट डाउन इन सॉरी, देखो इसमें दोनों क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंसिपल यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया है ना, इसलिए, बट वहाँ पे एक्सक्लूडेड है। दो ये जो क्लॉज दे रखा है ये सही है, सेक्शन और क्लॉज दे रखा है वो सही है, बट जो यहाँ पे लिख रखा है ना, एबो प्रिंसिपल इज लेट डाउन इन, क्या वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा इसमें लेट डाउन है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, वहाँ पे यहाँ दे रखा है इंक्लूडेड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। नाउ यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल, यहाँ पे प्रोविजन लिख रखा है कि कौन से सेक्शन का है, तो यहाँ पे जो प्रोविजन आपका सही है वो सेक्शन 35 का है, सोगा का, ठीक है, सेक्शन 35 क्या है, बायर टू अप्लाई डिलीवरी, तो उसका ही प्रोविज़न यहाँ पे लिख रखा है, तो ये वाला सही है। नाउ अब देख लेना यार, यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट टू मेक द बायर लायबल फॉर नेग्लेक्टिंग एंड रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, तो इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसमें पहला देखो द सेलर वॉज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, ये सही बात है ना, कुछ भी हम सेल करते हैं तो ये होना चाहिए, सेलर रिक्वेस्टेड द बायर टू टेक डिलीवरी, ये भी बात सही है, द सेलर इन्फॉर्म द बायर टू इग्नोर द डिले एंड टेक डिलीवरी, तो ये कहीं प्रोविज़न नहीं लिख रखा है, ठीक है, द बायर डिड नॉट विद, ठीक है, तो इसमें यही वाला गलत है, हमें गलत ही बताना था। अब यहाँ पे देखो अगेन हमें क्या बताना है, कौन से सेक्शन में कौन सा प्रोविज़न दे रखा है, तो सेक्शन 15 क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 27 क्या है, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेक्शन 16 क्या है, इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 12 क्या है, कंडीशन एंड वारंटी। नाउ जो लैटिन मैक्सिम है, यहाँ पे मैंने सेक्शन 44 में क्या लिखा है, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्यों लिखा है सेक्शन 44, सॉरी ये सेक्शन 44 में ये बात लिखी हुई थी, ठीक है, ये जो बात है वो सेक्शन 44 में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लैटिन मैक्सिम है, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज़, ठीक है, जो टाइटल आपके पास है वही आप पास कर सकते हो ना बेटर वे में, तो वही मतलब होता है। यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिलीवरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो इसमें से कौन सा ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो देखो ये तीनों जो है, डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बायर, ये सही है, डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, ये भी सही है, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीज टू बी ट्रीटेड एज डिलीवरी, ये भी बात सही है, बट ये जो बात है ये गलत है ना, कैन नॉट बी ट्रीटेड अंडर सोगा,
ठीक है, डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल, तो ये नहीं है, ये प्रोविजन नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स कैन बी मेड। तो अगर आप सेक्शन 5 देखोगे तो सेक्शन 5 में लिख रखा है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट देना है गुड ऑफ सेल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो वो बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है या फिर बाय राइटिंग और पार्सली इन राइटिंग एंड पार्सली बाय माउथ, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये आज पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के PYQs पे। ठीक है, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। सो थैंक यू।